वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ फिर से हम डिस्कस करेंगे बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमने बीपीएससी का देख रहा था क्वेश्चन बैंक के रूप में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चंस पे देखेंगे और इसको हम जल्दी से खत्म करने का प्रयास करेंगे। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय, ठीक है, ये कौन सा मंत्रालय जो है नया बनाया गया था 2021-22 में प्रस्तावित किया गया था। 2021-22 के जो है वित्त मंत्री कौन थे हमारे उस समय बिहार के, तो तारकिशोर प्रसाद, जो कि वित्त मंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, उन्होंने 22 फरवरी 2021 को बजट पेश किया था और उस बजट में उन्होंने एक अलग से मंत्रालय का स्थापना किया था जो था कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय। ठीक है, ठीक है, ये था कौशल विकास, कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय। ये एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिहार सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा था 7 निश्चय योजना, है ना, 7 निश्चय योजना, उसी के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत, ठीक है, जो कौशल विकास पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कौशल विकास योजना से जोड़ने के लिए और उस इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, उद्यमिता विकास के लिए, तो इन सबको देखते हुए एक नया मंत्रालय का स्थापना किया गया और वो मंत्रालय कौशल और उद्यमिता मंत्रालय के नाम से जाना गया। ठीक है, ना हम आगे चलेंगे। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल किए गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि जैसे हमारे बिहार में एक बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है। ठीक है, तो जो बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, तो उस मिशन के तहत अंतर्गत जो है एक उप मिशन का निर्माण किया गया है, बनाया गया है उसको। तो उस जो उप मिशन है ना, उस उप मिशन में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई है मेनली। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, जैसे अगर हम इकोनॉमिकल सेक्टर या सोशल सेक्टर की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम उसकी शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसको रोजगार देने की बात करते हैं, साथ ही साथ उसको रोजगार के लिए तैयार, जैसे स्किल डेवलपमेंट उसका हो गया, उसके जो बेसिक एमिनिटीज हैं उसकी बात करते हैं। तो इन सब में क्या था कि जो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है लाइक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग जो है ना, और उसके उसी के साथ पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग का जो विभाग है, तो इन सबको, फिर आपदा प्रबंधन विभाग, इन सबको मिला करके एक उप मिशन का निर्माण किया गया था। तो इसमें क्या था कि उप मिशन में कितने विभाग थे, तो ये थे 7 विभाग। ठीक है, इसको याद रखेंगे बिल्कुल। और ये सब जो है ना आपको आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब आर्थिक सर्वेक्षण जब आप देखेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप प्रयास करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण जरूर एक बार देख के जाएंगे फ्री देने। ठीक है, जहां से कि आपको फैक्ट्स वगैरह सारा फैक्ट्स मिल जाएगा और सारे फैक्ट्स को आपको कलेक्ट करके जाना है। ठीक है ना, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली में करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो कि बिहार से रिलेटेड था। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री जो हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी है ना, तो उन्हीं के द्वारा खगड़िया में ये गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है उसका शुरुआत किया गया था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, ये 2020 में खगड़िया में किया गया था। ठीक है, तो ये मतलब आप देख लीजिए कि बिहार के भी करंट अफेयर का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल आप देखते हैं कि 40 क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कि आपका बिहार हिस्ट्री है, बिहार ज्योग्राफी है, बिहार के पॉलिटी से क्वेश्चंस होते हैं, उसके साथ साथ बिहार से रिलेटेड जो भी आपदा वगैरह का है, आपदा प्रबंधन विभाग का है, जैसे लाइक फ्लड से क्वेश्चन है, ड्राउट से क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या है कि पहले तो बिल्कुल सुपरफिशियली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि बिहार किसके लिए फेमस है, तो लाइक बाढ़ के लिए। बट नाउ उसमें भी थोड़ा सा डेप्थ से आप जा करके उसको सर्च करेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट, करंट अफेयर से अगर जोड़ के दे दिया तो हर साल देखते हैं बिहार सरकार जो है कितने डिस्ट्रिक्ट ड्राउट से अफेक्टेड थे, कितने डिस्ट्रिक्ट जो है
वो बाढ़ से अफेक्टेड थे, फ्लड से अफेक्टेड थे। ठीक है, तो इन सब का डाटा देता है। तो इससे रिगार्डिंग आपको उस चीजों को याद रखना। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी वो डेप्थ जा करके क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया तो ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसका आंसर होगा खगड़िया। ठीक है ना, हम आगे देखते हैं। देखिए फिर से आपका क्वेश्चन आ गया 1855 का संथाल विद्रोह। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह। इसको आप हर हाल में याद रखें। ठीक है, यहाँ आंसर क्या होगा, सिद्धू एंड कान्हू, जो हमने बता चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? ठीक है, तो चंपारण विद्रोह आप लोगों ने जाना हो, 1917 में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह जो इंडिया में हुआ वो कहाँ हुआ, तो चंपारण में हुआ। ठीक है, हमारे बिहार की धरती से ही गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया और सक्सेसफुल सत्याग्रह। तो उसके लिए क्या है, राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। और इसके पीछे का कहानी आप लोग जानते ही होंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्यों आया किया गया था, तो तीन कठिया प्रथा को आप जानते होंगे। ठीक है, तीन कठिया प्रथा मतलब क्या था कि 20 कट्ठा का एक बीघा होता है ना हमारे यहाँ, तो उसमें 3 कट्ठा मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, ये रेशियो भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तो आपको इसको भी याद रखना है। तो 3 कट्ठा जो है हर हर किसान को अपने 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करनी होती थी, और ये उसको फोर्सफुली करना होता था, उसको फायदा हो या ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ लगान का दर भी उस समय बढ़ा दिया गया था। तो इन सबको लेकर के किसान में असंतोष था, और उसी असंतोष के खिलाफ वो लोग अपना आवाज तो उठाते थे, लेकिन लोकल स्तर पे उनको कोई सुना नहीं जाता था। तब राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी को बुलाए थे, और गांधी जी को वो लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस का जो अधिवेशन 1916 है लखनऊ में, वो लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, वहां से उनको उन्होंने अवगत कराया कि देखिए हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम चल रहा है, तो आप इस पे आकर के किसानों का सहयोग कीजिए। ठीक है, दयनीय होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है, बोध मतलब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति ये बिल्कुल आपको याद रखना है, बुद्ध से रिलेटेड और जैन से रिलेटेड, बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, बुद्ध का लाइक इसका जन्म कहाँ हुआ, इनके जन्म से रिलेटेड, जैसे लुम्बिनी है ना, कपिल वस्तु में लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, जो कपिल वस्तु अभी फिलहाल नेपाल में है। उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ठीक है, कुशीनारा, जो कि अभी कुशीनगर कहिए या कुशीनारा कहिए। ठीक है, ये अभी यूपी में पड़ता है। ठीक है, और यूपी, इससे रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स भी याद रखना है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध से रिलेटेड गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक स्मारक बनाया गया है अभी रिसेंट में, जिसका कि उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने किया था। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को यहाँ पे रिकलेक्ट करके याद रखेंगे। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जैसे इनका गृह त्याग, जो घर से निकले थे, तो गृह त्याग उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, गृह त्याग इसको क्या कहा जाता है? देखिए, जो गृह त्याग था गौतम बुद्ध का, जो गृह त्याग था गौतम बुद्ध का, ठीक है, गृह त्याग जो गौतम बुद्ध का था उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये कुछ टर्म जो है ना आपको याद रखना है ये। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई है इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इन सब चीजों को, तथ्यों को, जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है उसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, हम अगले क्वेश्चन पे चले। 1913 ईस्वी में, ठीक है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अनुशीलन समिति से रिलेटेड पटना की अगर बात हो या बिहार की बात हो, बिहार की बात भी की जा सकती है कि बिहार में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो इस
याद रखना है सचिंद्रनाथ सन्याल को, ठीक है। अनुशीलन समिति से रिलेटेड ये सचिंद्रनाथ सन्याल है। ऑप्शंस देखेंगे जरूर, लेकिन आपको ये चीज, इन सब चीजों को याद रखना है बिल्कुल ही। ये फैक्ट क्वेश्चन है और फैक्ट से ही आता है। ऑब्वियसली बीपीएससी इस क्वेश्चन को रिपीट भी कर चुका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे देखें कि बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 में उसका गठन किया गया था, तो वो बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के रूप में जिसको हम जानते हैं, ठीक है। तो उसका गठन किन्होंने किया था, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन है फूलन चंद्र तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल एंड स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद सरस्वती और स्वामी योगानंद। तो जहां भी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है तो इससे आपको सीधे सीधे जाना है कि किसान आंदोलन और किसान से रिलेटेड जो भी समस्याओं पे काम किया गया है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है बिहार समाजवादी पार्टी के बारे में, ठीक है। तो ये होगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसके साथ ही साथ और भी नाम है जो कि इनसे जुड़े हुए हैं, लाइक इसमें जो नाम है वो है गंगा शरण सिन्हा, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी और राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम आता है, राम वृक्ष बेनीपुरी, और एक नाम और आता है रामानंद मिश्रा का, ठीक है। तो इन सब नामों को आप याद रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि बीपीएससी जो है कभी कभी बहुत ही इरिलेवेंट, जैसे कि आप जिसको नहीं भी आपको याद है उस तरह से कुछ कुछ अननोन नाम, मान लीजिए गंगा शरण सिन्हा को दे दिए या तो फिर रामानंद मिश्रा को दे दिए, तो आप इन सब नामों को बिल्कुल, इससे आप फैमिलियर रहे, इसको आप एक दो बार देख लें ताकि आपको वहां पे अगर आए ऑप्शंस में तो याद आ जाए और आप सही कर सके, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह का मकबरा हर कोई जानता है, इस पर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम रोहतास का कैप, ठीक है, सासाराम। हाँ, सोन और गंगा नदी, ठीक है। आप लोग जानते होंगे बिहार में कि सोन नदी जो है, गंगा नदी मान लीजिए बिहार को दो भागों में डिवाइड करता है, तो सोन नदी जो है दक्षिण से आकर के गंगा में मिली है। और ये कहाँ मिला है? तो मनेर के पास मिला है, ठीक है। तो मनेर कौन डिस्ट्रिक्ट में है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में है, इसीलिए कौन सा जिला होगा? पटना जिला होगा। सोन के साथ साथ हमारा जो साउथ से मिला है वो है पुनपुन नदी, ठीक है। उसके बाद एक नदी और है जो है किऊल नदी। तो ये सब आप याद रखेंगे, कौन नदी जो है उत्तर से आकर के मिली है और कौन नदी दक्षिण से आकर के मिली है। और नदी प्रवाह तंत्र को आप अच्छे से देख लीजिएगा बिहार का, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन रहता है और अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार का पहला रामसर स्थल, ठीक है। अभी तक बिहार में एक ही स्थल को दिया गया है रामसर का, जो है कांवर झील, और कहाँ है? बेगूसराय में है, ठीक है। और जो रामसर स्थल का नंबरिंग होता है जो बिहार देने का, उसमें ये 39वें पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसको याद रखें। अभी भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो चूंकि हम लोग जो है अपना आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो अभी इसको बढ़ा करके जो है 75 किया गया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास रामसर स्थल पूरे इंडिया का अगर बात करें तो 75 है। जिसमें अगर सबसे ज्यादा इस स्टेट की बात करें तो वो तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में तो 14 है। याद रखेंगे इसको बिल्कुल, टोटल नंबर याद रख सकते हैं आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद किस स्टेट में सबसे ज्यादा है? तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, और कितना नंबर है? तो 14 नंबर है। और बिहार की बात करें तो बिहार में मात्र एक अभी तक है, जो है कांवर झील, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसका जो पोजीशन है वो 39वां है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ब्रह्म योनि हिल, ठीक है। तो ब्रह्म योनि हिल आपको पता होगा कि गया जो है दो तीन हिल से घिरा हुआ है, जिसमें कि ब्रह्म योनि हिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका इंपॉर्टेंस का रीजन ये है कि ये जो है रामायण महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये अक्सर हर सवाल में देखा जाता है, बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है।
तो आप इसको याद रखिएगा, ब्रह्मयोनि हिल जो है वो कहाँ है, तो बिहार में है और गया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे दो और हिल स्टेशन का नाम याद रखें, वो है एक रामशिला, रामशिला है, ठीक है, और एक है प्रेतशिला। इस दोनों को भी मेनली इंपॉर्टेंट जो है ना आपका ब्राह्मयोनि है, इसको बीपीएससी ने 2-3 बार पूछा है, तो आप इसको जरूर याद रखें। ये दोनों आप साथ में याद कर सकते हैं। ठीक, ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ठीक है, बिहार के अगर कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें हम, तो बिहार को जो है 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। नॉर्थ बिहार जो हमारा है, जैसे कि बिहार के अगर मैप की हम बात करें, तो बिहार के मैप में जो हमारा गंगा नदी है वो बीच से हमको बिहार को जो है 2 भाग में, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से बिहार है, इस तरह से है, और गंगा नदी इसको 2 भागों में बांटती है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है और नीचे एक है, तो मतलब ये 1, 2 और ये 3, इस तरह से डिवीजन है। तो ये जो पोर्शन है ना, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसको कहा गया है ये उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट आता है। अब मैप के हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 13 डिस्ट्रिक्ट सबसे अधिक वो उत्तर पश्चिम का जो कृषि भूमि है, कृषि जलवायु क्षेत्र है, उसमें आता है सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, नेक्स्ट बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो इसे आप लोग जानते ही होंगे, बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन, मुख्यमंत्री कौन है, बिल्कुल इसको याद भी कर लेना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? लाइक राबड़ी देवी, है ना, तो इसे भी याद रखिएगा बिल्कुल। इससे रिलेटेड श्री कृष्ण सिंह है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, और इनको कहा जाता है बिहार केसरी। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है बिहार केसरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। ठीक है, तो जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब हमारे बिहार में 3 जगह पे हुआ था। ठीक है, कहाँ कहाँ हुआ था? तो एक पटना में हुआ था, पहला पटना, पटना में भी कहा तो बांकीपुर। दूसरा कहाँ हुआ था? तो गया में। और तीसरा हुआ था रामगढ़ में। ठीक है, नाउ अब ये जो रामगढ़ है ये झारखंड चला गया है, तो अभी हमें जो फोकस करना है वो ये दोनों पे करना है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जानना है कि पटना में कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। ठीक है, ये 27वां अधिवेशन था, और इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? तो माधोलकर जी थे। ठीक है, और ना दूसरा जो देखना है गया, गया में कब हुआ था? तो इससे जस्ट 10 साल बाद हुआ था, 1922 में, और ये 37वां था। आपको कहीं ये 38वां भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको दोनों को ध्यान रखना है कि ऑप्शन हमारे पास अगर जो आए, अगर 37 रहा तो 37 को, नहीं तो 38 रहा तो 38 को कर देना है। ये छोड़ना नहीं है, ई ऑप्शन पे नहीं जाना है। अगर ये दोनों में से कोई हो तो, इसके अलावा कोई हो तो आपको ई ऑप्शन पे जाना है, और दोनों रहेगा तो आपको 37 लगाना है।
ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे चितरंजन दास, ठीक है, CR दास। चलिए, तो ये कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन? पटना, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण उपाधि है, देखिए, ठीक है। तो ये तो सब लोग जानते हैं, JP नारायण को, जो कि बिहार के बहुत ही फेमस लीडर और एक समय में अपने आंदोलन के लिए फेमस है। यहाँ बिहार में बहुत सारे नेताओं को जन्म देने के लिए इनका आंदोलन फेमस है, तो इसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। साथ ही साथ इसको लोकमान्य किनको कहा जाता है? तिलक को, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, बिल्कुल ही फैक्ट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं कि जीके का क्वेश्चन है, जो कि बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। 9, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है BPSC के लिए, लेकिन इसको आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये जो है 1912 की बात है, ठीक है। ये 1912 बिल्कुल ही, आपको 11 कभी भी दे, आपको इस पे नहीं भटकना है, ठीक है। 1912 को ही आपको सही मानना है, ठीक है। उसके साथ ही साथ 22 मार्च याद रखना है, जो कि हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल, ठीक है। साथ ही साथ 1 अप्रैल, जिस दिन से कि हमारा ये बिहार का जो है ऑफिशियल एग्जिस्टेंस हो गया था, ठीक है। तो आपको 22 मार्च याद रखना है और 1912 याद रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, बिहार में 3 कठिया पद्धति, ठीक है। अभी बता रहे थे कि 3 कठिया पद्धति का मतलब क्या है कि 3/20, 3 कट्ठा, हमारे यहाँ 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, और ये 3/20, तो यही रेशियो हमसे पूछा गया है, कितना भाग, ठीक है, 3/20, ठीक है। इस पर आगे डिस्कस नहीं करना, हमने कर चुका है पहले भी, ठीक है ना। ये देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय रामविलास पासवान का निधन हुआ था, तो उससे रिलेटेड उनके राजनीतिक सफर की बात की गई है। तो इसको आप अभी याद रख सकते हैं, बट इससे रिलेटेड आपको कुछ विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, अभी पुराना हो गया है, ठीक है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ये याद है, इन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, ठीक है ना। देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, उस समय के लिए स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, ठीक है, जो कि RJD से जुड़े हुए थे, बहुत ही अच्छे विधायक, और इनको जो है मनरेगा मैन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, कभी भी पूछ सकता है BPSC इस रूप में। अदरवाइज करंट अफेयर का ही सवाल था, तो इस पर विशेष कुछ ध्यान नहीं, मनरेगा मैन के रूप में हम इनको याद रख सकते हैं। और ये जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये इसका आंसर होगा 11वीं लोकसभा के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित, अभी हमने देखा था जस्ट पहले, ठीक है, कि राजकुमार शुक्ल जी जो थे वो लखनऊ अधिवेशन से बुला करके लाए थे गांधी जी को, ठीक है। इंडिगो, इंडिगो मतलब वही 3 कठिया प्रथा की जो बात की जा रही थी, ठीक है। चलिए ना आगे देखते हैं कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी की बात की गई है। देखिए, प्रथम राजधानी, तो ये प्राचीन महाजनपद जो मगध की बात की जाती है, तो इसकी प्राचीन राजधानी कहाँ है? राजगीर, जो पहली राजधानी है। और हमारे पास इस ऑप्शन में राजगीर नहीं है, तो इसका आंसर ई जाएगा। आप कभी भी कंफ्यूज इससे नहीं करेंगे, और बहुत लोग इसको मार देते हैं पाटलिपुत्र को, तो इस पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब हमसे प्रथम पूछा है तो राजगीर ही होगा, ठीक है। तो राजगीर को ही ध्यान में रखेंगे, और इसका ऑप्शन जो कि इसमें लिखा हो कि इसमें से कोई नहीं, तो ई ऑप्शन जाएगा ना। आगे चलते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका पूरा नाम किससे संबंधित है? ठीक है, अभी हमने बता रहा था किसान आंदोलन से रिलेटेड अगर कोई बातें आए तो आप बिल्कुल बेहिचक इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध कृषि या किसान आंदोलन, जो बिहार में हमारे किसान आंदोलन हुआ, बिहार के साथ ही साथ और भी आंदोलन को, जैसे लखनऊ में 1936 में जो अखिल भारतीय किसान आंदोलन हुआ था, उसको भी इन्होंने ही लीड किया था, और यही इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। इन सब चीजों को इनसे रिलेटेड याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ठीक है, सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है ना, कि हम विनम्रता पूर्वक आपके चीजों की अवहेलना करेंगे, या तो आपके नियम को हम नहीं मानेंगे, लेकिन उसमें हम वायलेंस नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। गांधी जी का अपना एक विचार था कि हमको अहिंसक रहना है,
वायलेंस नहीं करना है, हिंसा पे नहीं जाना है। तो इसीलिए इन्होंने सविनय अवज्ञा, और इसका शुरुआत सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ से किया था? चंपारण, बिहार से। ठीक है। उसके बाद ये खेड़ा और अहमदाबाद की बात आती है। तो हमको इसमें याद रखना है चंपारण सत्याग्रह। इसका आंसर क्या होगा? चंपारण 1917। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बिहार में देखिए 18 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति जो है हमारे इतिहास में, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको कहा प्रथम क्रांति है, स्वतंत्रता आंदोलन है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो ये, लेकिन एक चीज आप मानिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में 1857 की जो क्रांति है वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति था। यहाँ से जो है लगभग हर एक जनमानस के अंदर ये चला गया इंफॉर्मेशन कि अब हमें जो है ब्रिटिश को हराना होगा, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना होगा, और तभी हम आजाद हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसका बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस है हमारे इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे आजादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो इसमें जो है बहुत जगह पे यहाँ आंदोलन हुआ था। तो इसमें हमसे पूछा क्या है कि बिहार में, और वो भी इस आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो चूंकि यहाँ देखिए बिहार में इनका नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। तो इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। ठीक है। now आगे चलते हैं, जनजाति और जिला का जोड़ा है देखिए। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में याद कर लीजिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको यहाँ कौन सा जिला में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो ये देखिए संथाल जनजाति बांका में ये पाया जाता है, उरांव सुपौल में है ये पाया जाता है, खारवाड़ भागलपुर में है ये पाया जाता है, भागलपुर में संथाल वगैरह भी पाया जाता है। मुंडा जो है वो जम्मू में नहीं पाया जाता है। तो ये जो मिलान है वो गलत है। ठीक है, ये पेयर आपका गलत है, बाकी सारा सही है। तो इसको याद कर लेंगे, और बिल्कुल और भी इससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन और डाटा, इसको कलेक्ट करेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत। ठीक है। तो जो कि देखिए ये जो है ना आपका पहले का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें जो उस समय का जो रेशियो है वो अलग है। अभी प्रेजेंटली आपको क्या है ना कि जो भारत सरकार का फॉरेस्ट विभाग का रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट 2021 अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है। तो 2021 के लेटेस्ट रिपोर्ट को आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी रखना है और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है कि कितना कितना परसेंट क्या क्या है, और डाटा बिल्कुल ही आपको अप्रोप्रिएट याद रखना है। वो डाटा यहाँ से पूछा जाता है और ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में कितना समस्त वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर है अभी प्रेजेंट 21 के हिसाब से 7.84%। ठीक है। जो कि इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखना कितना स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 7381 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा बिल्कुल आपको फैक्ट्स याद रखना है। ठीक है, ये दोनों का तो हमने बताया 2021 का जो डाटा है इंडिया और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। तो जब हम बिहार को अभी तो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, एक बार हमने ये सबका पीडीएफ बना करके आपको हम शेयर भी करेंगे और डिस्कस भी कर देंगे। लाइक पॉपुलेशन हो गया, और उसके साथ साथ आपका वन रिपोर्ट वगैरह है, और भी कुछ कुछ फैक्ट्स वगैरह जैसे कि झरना, नील नदी का बहाव क्षेत्र वगैरह, ये सब तो हम उसमें कर देंगे सारा डिस्कस। ठीक है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है। देखिए बिहार में हमारा अभी क्या है, मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जिसको कहते हैं, वो मात्र एक है। और वो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। नाम क्या है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो ये कहाँ हो जाएगा, किस जिला में? जिला पूछा है देखिए हमसे इस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। बिल्कुल आपको याद रखना है, पश्चिम चंपारण जो है वो टाइगर रिजर्व के रूप में भी है घोषित। ठीक है, टाइगर रिजर्व
और ये टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ है? 1978 में घोषित किया गया है इसको। और प्रोजेक्ट टाइगर बताए थे आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये बिहार इंडिया में चल रहा है, कब से चल रहा है? 1972 से। ठीक है, तो इसको याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर कब से चल रहा है। और जो पश्चिमी चंपारण में हमारा जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी टाइगर रिजर्व के तहत आता है। तो इसका जो टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है वो 1978 में किया गया है। ठीक है ना, देखिए बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, ठीक है, तो हम बिहार के मैप के हिसाब से बता रहे थे आपको कि जैसे बीच से गंगा निकली है और उसके उत्तर से बहुत सारी नदियां आकर के मिली है गंगा में, और कुछ नदियां जो है दक्षिण से मिली है। ठीक है, तो ये आपको सारा नदियों का नाम बिल्कुल, उत्तर से कौन आकर के मिली है और दक्षिण से कौन आकर के मिली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साउथ से कौन मिला है और नॉर्थ से कौन मिला है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बागमती, कमला, गंडक और कोसी, ये सारी नदियां जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, सारी नदियां। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंडक भी, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ई में देखिए दोनों ऑप्शन है, कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये तो हमारा सारा चार है इसमें, ठीक, ये ऑप्शन में जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, ये नदी प्रवाह तंत्र जो है बिहार का वो आपको बिल्कुल ही याद रखना है। और इंडिया को कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो कुछ कुछ मुख्य मुख्य नदियां हैं तो उनको याद रखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है आपको कि पूर्व की ओर गिरने वाली नदी एक होता है, पश्चिम की ओर जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो ये सबको जो है आप कैटेगराइज करके याद कर लेंगे। खास करके ये देखिए यहाँ यूनिक है, इधर आपको गिरने वाली मात्र 3 नदियां हैं, तो इसका नाम आप याद रखेंगे। कुछ एक दो छोटी नदी भी है, उसके बारे में भी आप याद कर लेंगे, बीपीएससी एक बार पूछ चुका है इस तरह के रूप में देखेंगे। लेकिन बिहार की जो सारी नदियां हैं उसके बारे में आप ब्रीफ अच्छे से उसको याद करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी, ठीक है, ये जो मिट्टी है बिहार का कैरेक्टरिस्टिक्स है पश्चिमी चंपारण का। ठीक है, ये बहुत हद तक दलदली मिट्टी जो होती है उसी तरह की मिट्टी की बात करता है। ठीक है, ये एक अलग तरह का, तो ये पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में जो धान की खेती के लिए। ठीक है, धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, और हमारा पश्चिम चंपारण धान उपजाने में अच्छा खासा योगदान रखता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है, देखिए गंगा नदी से हमारे बिहार में और बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो गंगा नदी से एक क्वेश्चन तो पहला देखिए बनता है कि जो गंगा नदी है वो कितने जिलों से टच करते हुए बहती है। ठीक है, मान लीजिए जो भी जिला आ रहा है इसमें, तो ये आपको याद रखना है 12 जिला। दूसरा क्वेश्चन से जो है कि गंगा नदी सबसे ज्यादा, जो गंगा नदी की लंबाई है सबसे ज्यादा किस जिले में है? ठीक है, तो पहले स्थान पे है पटना और दूसरे स्थान पे है भागलपुर, ये याद रखेंगे। ठीक है, पहले स्थान पे पटना है और दूसरे स्थान पे भागलपुर है। अब देखिए आप कि दरभंगा और मुंगेर, तो मुंगेर के से बात है, सारण, तिरहुत और सारण की बात कर रहा है, तो सारण जो ऐसा है कमिश्नरी छपरा हो गया, बक्सर हो गया, तो इन सब से बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए पूर्णिया और भागलपुर है, तो भागलपुर से तो वही रहा है। और ये जो है कोसी और मगध, तो कोसी में कौन कौन आता है? मधेपुरा, सुपौल, सहरसा ये है। और मगध में जो आपके नीचे का पोर्शन है गया, नवादा वगैरह जो आता है, अरवल, जहानाबाद। ठीक है, तो इन सब जगह से जो है गंगा नदी नहीं गुजरी है, तो इसीलिए ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा कोसी और मगध का जो जोड़ा है वहां से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ठीक है, तो 1632 की अगर बात करें तो 1632 में पटना में जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फैक्ट्री, जो अभी हम पटना कॉलेज का
पश्चिम साइड का जो बिल्डिंग देखते हैं ना पटना कॉलेज का, वो जो है वही डच फैक्ट्री हुआ करता था, और डच के द्वारा 1632 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1920 में इन्होंने एक फैक्ट्री का निर्माण तो किया था पटना में, लेकिन ये बंद कर दिया गया एक ही साल के बाद। तो उसके बाद 1951 में जो भी गुलजार बाग में हमारा प्रिंटिंग प्रेस है ना, जहाँ से कि हमारा जमीन से रिलेटेड नक्शा का जो प्रिंट किया जाता है गुलजार बाग में, तो वो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गुलजार बाग है ना, जार बाग, तो गुलजार बाग में जो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, इस पे लिखते हैं। कि आप इसको याद रख सकते हैं, ऐसे ही आपको याद रहेगा कि 1951 में जो है गुलजार बाग में एक फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर वर्ष 1632 में जो है पटना में डच के द्वारा किया गया था। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या योजना है? सतत जीविकोपार्जन योजना। ठीक है, तो सतत जीविकोपार्जन योजना जो है उसमें देखिए, इसमें क्या है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना का ऑप्शंस देखिए आप लोग। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, है ना। उसके साथ साथ क्या है कि अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। चौथा ऑप्शन से युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। क्योंकि देखिए अगस्त 2018 में ये शुरू किया गया है। उससे पहले क्या एक चीज आप लोग जानते होंगे कि अप्रैल 2016 से बिहार में जो है शराबबंदी लागू की गई। ठीक है, तो वैसे परिवार जो शराब से रिलेटेड कारोबार करते थे, उनका रोजगार छिन गया, है ना। तो उनके रोजगार छीनने के बाद जो है राज्य सरकार के द्वारा जो प्रभावित लोग थे उनके लिए पुनर्वास योजना, और साथ ही साथ उनके लिए जो है रोजगार का किस तरह रोजगार वो कर सके, इस तरह से इस तरह की योजनाओं को सतत विकास योजना के अंतर्गत लाया गया, ताकि वो जो जैसे जिनका भी शराब का व्यापार था, शराब का कारोबार था, जो उससे अपनी जीविकोपार्जन कर रहे थे, तो वो बहुत ऐसे तो नहीं थे कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनको पैसे की जरूरत ना हो थी। ठीक है, उसके बाद भी वो अपना जीविकोपार्जन आराम से कर सके, ऐसा कंडीशंस नहीं था उनके द्वारा, बहुत ही छोटे लेवल पे करते थे। तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, क्योंकि अगर उनको नहीं दिया जाएगा, रोजगार का सुविधा नहीं दिया जाएगा, या तो उनको जोड़ा नहीं जाएगा मेन स्ट्रीम से, तो फिर वो कहीं ना कहीं बाहर रह जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है सतत जीविकोपार्जन योजना का शुरुआत किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, और ये किया गया था कब? अगस्त 2018 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, इसकी बात की गई थी। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या है, प्रशिक्षण देने की बात की गई थी, दक्षता वगैरह देने की बात की गई थी। ठीक है, गरीब परिवारों से सतत आय सृजन करने वाले परिसंपत्ति, तो परिसंपत्ति वगैरह तो डायरेक्ट नहीं दिया गया था, रोजगार की व्यवस्था की गई थी, रोजगार दिया जाए उसको, और उसको जो प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन हमारा सही हो रहा था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ हम आगे चलते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय। ठीक है, 7 निश्चय देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार के 2015 में स्टार्ट किया गया था 7 निश्चय पार्ट 1, जो कि 2015 से 20 तक था, और उसके बाद जो है 2020 से 25 7 निश्चय पार्ट 2 अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में। ठीक है, तो अब इसमें 7 निश्चय पार्ट 1 में क्या क्या था, 7 निश्चय जो अलग अलग निश्चय थे उसको बिल्कुल आपको याद रखना है, और पार्ट 2 में 7 निश्चय क्या क्या है उसको याद रखना है। बीपीएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 66 मेंस में भी वो पूछ चुका था कि सतत विकास के तहत जो बिहार सरकार के द्वारा सतत विकास योजना चलाया जा रहा है उससे बिहार के डेवलपमेंट की बात किस तरह से की गई है। तो आपको हर एक योजनाओं के बारे में ब्रीफली एक
इंट्रोडक्शन देते हुए उसको मेंशन करना था। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ देखिए कि सतत विकास जो 7 निश्चय पहला था, उसमें क्या महिला से रिलेटेड था, ये सही है। पीने के पानी से रिलेटेड था, ये सही है। बिजली आपूर्ति से रिलेटेड था, ये सही था। उसमें जो है बाल कल्याण की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है ना कि सम्मिलित नहीं है, तो ये बाल कल्याण से सम्मिलित नहीं था। और भी अलग अलग, जैसे शहरों की बात की गई, ग्राम की बात की गई थी, शौचालय की बात की गई थी, तो इनको आप बिल्कुल ये सिस्टमेटिक वे में आप इसको याद कर लेंगे। युवा को कुशल करने की बात की गई थी, ठीक है ना। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, जो कि उस समय 18-19 से रिलेटेड था, अभी हमारे लिए रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो हम जब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे जब हम करेंगे बिहार का स्पेशल अलग से क्लास, तो उसमें हम इसको डिस्कस कर, इस तरह के क्वेश्चन को हम लेंगे जो कि करंट से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम स्केप करते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये भी है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो क्योंकि वो उस समय का क्वेश्चन था, रिलेवेंस उस समय से था, तो इसलिए आप उसको उस इससे रिलेटेड, अभी जैसे देखिए कोई इलेक्शन वगैरह की बात नहीं है बिहार में, तो अभी इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन तो अभी नहीं बनेंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर भी आप अगर इसको जाने तो ये जो था आपका 25 सितंबर 2020 को ये किया गया था, ठीक है। बाकी ये करंट अफेयर का है, इस पर आपको विशेष इस पर जोर देने का जरूरत नहीं है। चलिए, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019, ठीक है, से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, एक प्रणाली सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का शुरुआत किया, ठीक है। और ये शुरुआत क्यों किया गया था? तो देखिए, राज्य की समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, ठीक है, बिहार सरकार का। एनपीए, एनपीए जानते होंगे आप लोग। एनपीए क्या है ना, कि जो बैंक लोन देती है और लोन रीपे नहीं हो पाता है समय से, तो वो डिफॉल्ट के रूप में रहता है, तो ये एनपीए के रूप में इसको जाना जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि बिहार की बात कर रहा है, बिहार सरकार के द्वारा, और ये सेंट्रल का चीज है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। फिर देखिए, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। तो ये चूंकि हमने वित्तीय प्रबंधन की बात कर रही है, तो इसमें ये परियोजना की बात होगी, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं। दूसरा क्या है, स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करेगी, ठीक है। तो देखिए, ये आपको डायरेक्ट रिलेवेंस हो रहा है वित्तीय प्रबंधन से, तो इसमें क्या होगा कि ये आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों सही है, इसलिए ई ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसके बारे में, जैसे ये सब इन्फॉर्मेशन क्या है ना, कि करंट का इन्फॉर्मेशन है, उस समय 2019 में ये लागू किया गया था, करंट अफेयर बिहार से रिलेटेड है, तो आपको तो इसी तरह से बिहार का जो करंट अफेयर है, आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छे से करके जाना है ना। देखिए, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार, ठीक है, आप जानते होंगे बिहार को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार गेहूं और चावल के लिए, गेहूं और मक्का के लिए, ठीक है, तो कम से कम 5 बार दिया गया है, 5 बार दिया जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार जो है 2020 का जो है वो मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए दिया गया था, दोनों को कंबाइंड दिया गया था। जनरली बिहार को जो है सेपरेटली कभी मक्का के लिए तो कभी गेहूं के लिए दिया गया है। इसको आप एक लिस्ट बना करके आप इसको याद कर लेंगे। लाइक 2011-12 में दिया गया था धान के लिए, ठीक है, 2011 और 12 में दिया गया था धान के लिए। उसके साथ ही साथ 2012 और 13 में दिया गया था, ये दिया गया था गेहूं के लिए। ये दिया गया था गेहूं के लिए, ठीक है। उसके बाद इस दिया गया था 2015 और 16 में, ठीक है, 2015-16 में यहाँ पे दिया गया था मोटे अनाजों मक्का के लिए, ठीक है। फिर आपको 2016-17 में, 16 और 17 में दिया गया था। ये इसलिए 16, 17, 11, 12 क्यों? क्योंकि ये जो है ना एनुअल प्रोडक्शन की बात की जाती है, वार्षिक उत्पादन की बात की जाती है, उत्पादकता की बात की जाती है कि किस साल जो है अच्छा उत्पादकता रहा और किस साल जो है उत्पादन ज्यादा हुआ, या उत्पादन जो है पहले से बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव किया, ठीक है। तो उस बेसिस पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं 16-17, मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर की बात की जाती है और उसमें देखा जाता है कि उत्पादन कितना था।
ठीक है। तो 2016-17 के लिए फिर से आपको मक्का के लिए मिला था, और 2017-18 के लिए 17-18 के लिए गेहूं के लिए मिला था। और जो 2020 की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या था कि आपको मक्का और गेहूं दोनों के लिए कंबाइन मिला था। तो इस देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 बार बिहार सरकार को जो है 6 बार 6 टाइम्स कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ठीक है। अभी हम चर्चा कर रहे थे गया का, जहाँ की ब्रह्म योनि है, प्रेतशिला है, और ठीक है, लेकिन ये जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है, बताया पूछा जा रहा है। तो 5 पहाड़ियों से घिरा कौन सा है? आप लोग जानते होंगे राजगीर के बारे में। ठीक है। राजगीर जो है हमारा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जरासंध का अखाड़ा वगैरह का नाम सुने होंगे राजगीर का, तो वो सारा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा ई। ठीक है। इसका जो आंसर होगा ये होगा ई। क्या होगा इसका आंसर? राजगीर। इसे बिहार जीके मान लीजिए, इसको फैक्ट क्वेश्चन, तो फैक्ट से रिलेटेड है आपका। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो इजी क्वेश्चन फॉर बीपीएससी। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन जो हुआ उसका 16वां अधिवेशन देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन, छात्र से रिलेटेड अगर कोई भी आंदोलन हुआ बिहार में, लाइक पटना, हजारीबाग या भागलपुर में, तो उसमें जनरली जो है राजेंद्र प्रसाद बहुत ही एक्टिव रोल अदा किए, और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही मैक्सिमम जगह पे किया गया है। ठीक है। तो इसका जो है इस 16वां की बात कर रहा है। ठीक है। 16वां सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था हजारीबाग में। ठीक है। 16वां सम्मेलन हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था, और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था, बिहारी छात्र सम्मेलन, पहला हुआ था 1908 में, जो हुआ था पटना में। ठीक है। पटना में 1908 में हुआ था, और 16वां कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। ठीक है। ना चलिए अब आगे देखते हैं। बिहार के चिरांद नामक, चिरांद चेचर, चिरांद कहाँ है? सारण में है। ठीक है। चिरांद, तो चिरांद और चेचर की बात की जाती है ना। चिरांद जो हुआ ये हुआ सारण में, और एक जो नाम हम ले रहे हैं चेचर, ये है वैशाली में। ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे आप। ये जो है ना नवपाषाण कालीन संस्कृति और सभ्यता से रिलेटेड है, जो कि पुरास्थल प्राचीनतम संस्कृति तो नवपाषाण कालीन। ठीक है। पूरा पाषाण से रिलेटेड अगर पूछेगा आपको तो बिल्कुल इसमें याद रखना है आपको मुंगेर। मुंगेर में पूरा पाषाण कालीन।
कुछ मिला है नालंदा में, लेकिन मेनली मिला है मुंगेर में। ठीक है, ये आपको इसको ये सब याद रखेंगे, बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है और अक्सर हाँ पूछा गया क्वेश्चन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, बाबा ठाकुर दास, बाबा ठाकुर दास ने पटना में राम कृष्ण मिशन सोसाइटी जो है इसका स्थापना जो पटना में किया गया वो किया गया बाबा ठाकुर दास के द्वारा। और ये कब किया गया, तो ये 1906 में किया गया था। ये रामकृष्ण मिशन के बारे में जानते होंगे कि ये किनके द्वारा किया गया है। 12 जनवरी जन्म दिवस है ना, किनका हम जन्म दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। ठीक है, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का ये आप हमको बताएंगे बिल्कुल। ठीक है, इतना हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं और आपको बताना है कि किसके बारे में हमने बात की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना। देखिए, ये प्रथम राज्यपाल की बात की जा रही है। जैसे कि अभी हमने देखा था प्रथम मुख्यमंत्री की बात, तो प्रथम राज्यपाल, तो ये प्रथम राज्यपाल कौन है, जयराम दास दौलत राम। ये तो बिल्कुल फैक्ट है जो कि बिहार से रिलेटेड है, आपको याद रखना है लाइक जीके के रूप में। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। ये देखिए जनसंख्या से रिलेटेड है क्वेश्चन। 10 लाख से कम जनसंख्या कितने जिलों की थी। ठीक है, तो बहुत सारे जिला हमारे हैं जो कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं। इसमें कितने जिले हैं, तो 3 जिले हैं। ठीक है, इसमें आप नाम याद रखिए कि एक तो शिवहर है जो कि एरिया में सबसे छोटा है। ठीक है, दूसरा जो है शेखपुरा है जो कि पॉपुलेशन में सबसे छोटा है। और तीसरा जो है वो है लखीसराय। इन तीनों जिला की जो जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार जो 10 लाख से कम है। ठीक है, और बाकी सारा समझ सकते हैं कि ज्यादा है। कितने जिले हैं, 38 जिले हैं ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। ठीक है, तो हमारे यहाँ अनाज कौन सबसे ज्यादा उपजाया जाता है और किसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछा है, मतलब उसको कहते हैं उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता और उत्पादन ये दोनों में अंतर होता है। आपसे दोनों पूछा जा सकता है। उत्पादन का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल एक साल में जो उत्पादन किया गया वो हो गया उत्पादन। और उत्पादकता क्या हुआ कि प्रति हेक्टेयर में, जैसे एक एरिया दे दिया गया कि इस एरिया में प्रति एरिया में कितना उत्पादन हुआ, तो ये उत्पादकता में आता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो बिहार में जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में जो है अनाज के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक जो है वो है मक्का का रोग। ठीक है, मक्का बेल्ट हमारे यहाँ है, कटिहार है, उसके बाद खगड़िया है, ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा मक्का होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ध्यान रखेंगे कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है उसमें मक्का सबसे ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले। ठीक है, तो आप इधर जो मिथिला का एरिया है वहाँ मखाना और मछली के लिए फेमस एरिया है, जानते होंगे। तो देखिए इसमें मैक्सिमम आपके पास जो ऑप्शंस दिया गया है वो मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये मैक्सिमम आपको मिथिला के ही एरिया का है, लेकिन पूर्वी चंपारण वगैरह ये सब उसमें शामिल नहीं होगा।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मधुबनी और दरभंगा। ठीक है, टॉप और मिथिला एरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? हमारे यहाँ कौन से दाल सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? उत्पादन की दृष्टि से देखिए, उत्पादकता की दृष्टि से नहीं है, उत्पादन मतलब क्या कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है, ओवरऑल उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है, इससे बात कर रहा है कि शीर्ष श्रेणी यानी सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है। ठीक है, और इसमें देखिए पेयर में दे दिया गया है तो थोड़ा सा आसान होगा आपको फाइंड आउट करने में कि क्या हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो है मूंग और मसूर, ये मूंग देखिए, ये मूंग जो है उत्तरी बिहार के लिए फेमस है और मसूर उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ होता है। ठीक है, जनरली दक्षिणी बिहार में मसूर का ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसीलिए ये दोनों जो है उत्पादन की दृष्टि से ये दोनों दाल का उत्पादन हमारे यहाँ ज्यादा होता है ना। बिहार में गन्ना उत्पादन का अग्रणी जिला, ठीक है, गन्ना उत्पादन, ऐसे भी आप लोग देखे होंगे कि जितने भी चीनी मिल्स है हमारे बिहार में, मैक्सिमम क्या है उत्तरी बिहार में, और उत्तरी बिहार में भी कहाँ, चंपारण जिला में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज एंड सीतामढ़ी। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है पश्चिमी चंपारण में। आपको इसको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। चीनी मिल भी जो है सबसे पहले बेतिया वगैरह में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बेतिया जो है पूर्वी चंपारण का कैपिटल सिटी है, मुख्यालय है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि सिंचाई जो होता है बिहार में क्या क्या नलकूप से होता है, उसके बाद नहर से होता है, और तब जो है आपको ताल तलैया जो कहते हैं जैसे तालाब वगैरह जो होता है उससे होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होता है बिहार में सिंचाई वो होता है नलकूप से, और उसके बाद नहर से, और नहरों का जो जाल है वो हमारा रोहतास तरफ, औरंगाबाद, ये सब एरिया में ज्यादा है। ठीक है, क्यों ज्यादा है, तो गंडक में जो है बना हुआ है, तो उस सबसे गंडक में है, और इधर नीचे जो है आपको वो सोन नदी वगैरह का है, उसमें बना हुआ है, मैक्सिमम नहर वगैरह का फॉर्मेशन किया गया है और ज्यादा एरिया, तो इससे, तो इसमें क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने दो जगह लगाया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से इसको देखते हैं, कि सबसे अधिक जो है रोहतास में है। ठीक है, नहर का सबसे अधिक जो है सिंचाई सिंचित क्षेत्र रोहतास है, और उसके बाद ये सब औरंगाबाद का, फिर पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में भी गंडक से नहर है। ठीक है, उत्तर में जो है, और नीचे जो है सोन से, ये सब में जो है सोन नदी के नहर के द्वारा सिंचाई होता है, एरिया ज्यादा है, और इसीलिए इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अधिक सिंचित क्षेत्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कि बिहार के वो जिले कौन से हैं जिसमें 2001 से 2011 के बीच में, मतलब ये डिकेडल ग्रोथ की बात की जा रही है, दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, तो सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर थी, जिसमें क्या है 2001 और क्रमशः 2011 में। ठीक है, ये पूछा है आपके साक्षरता दर के बारे में और महिला साक्षरता दर के बारे में। तो आप लोग देखे होंगे, जैसे साक्षरता दर बिहार का कितना है, 61.8% है ना, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है 71.2 है, और महिला साक्षरता जो है 51.5 है। ये बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ से क्वेश्चन है कि जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः, तो 2011 तो आपको याद रखना है, याद रखेंगे ही, क्योंकि अभी तक हमारे पास नया कोई अपडेट सेंसस नहीं आया है 2011 के बाद। चलिए आ जाना चाहिए था 2021 का, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो बट 2011 में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो पहले आप ये ध्यान रखें कि 2011 में कौन कौन सा है, तो फिर हम 2001 की बात करेंगे। ठीक है, तो 2011 में देखिए कि जैसे महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता की बात करें, तो पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा की अगर बात करते हैं, तो रोहतास में पुरुष और महिला साक्षरता दोनों सबसे ज्यादा है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में अगर साक्षरता की बात करें सबसे कम, तो सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया। और महिला साक्षरता की बात करें
पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे कम पूर्णिया की है, लेकिन महिला साक्षरता जो है वो सहरसा का सबसे कम है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है, जिसमें कि हमको सहरसा मिल रहा है, बाकी ये दोनों। तो आप दोनों ऑप्शन को तो पहले ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आपको 2011 का तो पता चल गया, लेकिन 2001 का, ठीक है, तो आप इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए सुपौल है और किशनगंज है, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया है जिसमें कि कोई रिलेवेंस नहीं है आपके पास, तो आप इसको याद रखें। दो ऑप्शन से अगर एक ऑप्शन होता कि कहीं एक जगह सहरसा होता आपको 2011 के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको लेके चल सकते थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये है किशनगंज, 2001 में जो है किशनगंज में ज्यादा था, कम मतलब सबसे कम था, और 2011 में जो है सहरसा का। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2000 डी ऑप्शन, किशनगंज और सहरसा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19। देखिए उस समय का वो करंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स, बिहार इकोनॉमिक्स में करंट आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये भी क्वेश्चन आपको उसी तरह से है, सकल घरेलू, तो ये भी आपका 17-18 का वित्तीय वर्ष का है, इसको आप देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरह से है, वर्ष 2019 की बात कर रहा है, उसमें राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता कितनी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है जरूर क्वेश्चन को, और ये अभी के रेस्पेक्ट में याद रखना है। 2022 का या 2021 का, आपको 2021 का मिल जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण से, ठीक है। तो आपको इसको आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से देख करके याद रखना है कि ये कितना है। अभी अगर 2022 की हम बात करें तो 2020 में, ये 2020 का भी आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग आया है 2020 में। तो 2020 में जो हमारे यहाँ उपलब्ध है वो है 6073 मेगावाट, ठीक है। इसको आप अपडेट कर लेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 में दिया गया था। ठीक है, अभी हमने देखा था जस्ट पहले इससे कि कृषि कर्मण पुरस्कार का पूरा हमने एक लिस्ट दे दिया था आपको बना करके, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि 2017-18 में किसको दिया गया था, तो गेहूं के लिए दिया गया था, ठीक है। ना हम आगे देखते हैं, कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए। देखिए ये जो है आपका 1857 की लड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1857 की लड़ाई में कुंवर सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए, मतलब क्या था कि कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के आक्रमण होने के बाद से कुंवर सिंह आरा छोड़ दिए थे, जगदीशपुर को छोड़ दिए थे, और फिर से पुनः ये अंग्रेजों को हराते हुए यहाँ लौटे थे। उसी क्रम में उनके हाथ में चोट लगा था और वो हाथ को अपना काट के गंगा नदी में प्रवाहित भी कर दिए थे। तो ये आपसे डेट एग्जैक्ट पूछा है कि कब ये वापस लौट के आए थे, तो इस डेट को आपको याद रखना है कि 22 अप्रैल 1858 को, ठीक है, ये आए थे लौटते हुए, ठीक है। डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 आपके मेंस पर